गुड मॉर्निंग डियर। चलिए आज जो है हम क्लास 10वीं का एक साइंस का मॉडल सब्जेक्ट लेके आए हुए हैं और उस पे 40 सवाल है। डिस्कशन होगा, सवाल बनेंगे और सब सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आज संडे है इसलिए हमें वक्त मिला और ये वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। चलिए तो सबसे पहला हम लोग का जो सवाल होगा वो जो सवाल है, सवाल का पहला नाम होगा निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त किया जाता है ना। तो पहला का जो आंसर होगा नहीं किया जाता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो उसका जो आंसर होगा मिट्टी। क्या आंसर होगा? मिट्टी, है ना। क्योंकि मिट्टी से जो है वह लेंस बनाया नहीं जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, आगे बढ़ेंगे नया सवाल की ओर। कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की जो किरणें हैं आर ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, आर ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। चलिए नेक्स्ट सवाल होगा, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि द एंगल ऑफ रेसिडेंस एंड एंगल ऑफ द रिफ्रैक्टेड आर सेम। कहने का मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है ना। हम लोग नियम पढ़े हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये 60 डिग्री है डियर, तो ये भी जो आंसर होगा ये भी 60 डिग्री ही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं पानी में 4 नंबर सवाल, पानी में आंशिक डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत क्यों होती है? क्या रीज़न है कि पेंसिल जो जिंगजोंग नज़र आता है पानी में, वाटर में? तो विनोडाइट आंसर जो होगा रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन कहने का मतलब प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब प्रकाश का अपवर्तन। तो जो आंसर होगा ये नंबर होगा 4 का। चलो डियर, समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो हम लोग क्या जानते हैं कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, है ना। हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यदि वन मीडियम से अनदर मीडियम में लाइट गुजरती है तो ये जो रेशियो होता है, ये जो अनुपात होता है वो साइन आई बाय साइन आर होता है। इसको हम लोग स्नेल नियम भी कहते हैं। चलिए डियर आगे की ओर अग्रसर होंगे। हम लोग जानते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल यही है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है ना। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? कहने का मतलब है डियर, है ना, 3 × 10 का पावर 8। इसका आंसर जो होगा 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का फोकासित कर सकता उस ऐसा हो पाना क्या कहलाता है? तो देखिए डियर, ऐसा जो हो पाना वो समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल, नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे क्या कहते हैं? नेत्र के आगे का भाग जो रहता है उभरा रहता है उसको क्या कहते हैं डियर? चलिए आगे की ओर देखेंगे, उसको हम लोग कॉर्निया बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर? कॉर्निया बोलेंगे। चलिए आगे की ओर देखते हैं। चलिए थोड़ी सी लाइनें गड़बड़ा गई है, थोड़ी सी आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि नेत्र गोलक के आगे उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? तो हम लोग अभी देख लिए उसको कॉर्निया कहते हैं। नेत्र गोलक का लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकता है? देखिए डियर, यदि नेत्र गोलक का आकार लंबा हो जाएगा तो आप जानते हैं कि माओपिया मतलब निकट दृष्टि दोष आपको होने की संभावना है। चलिए आगे की ओर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अवतल लेंस द्वारा किस दोष को दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि अवतल के लिए निकट दृष्टि दोष और दूर के लिए
है ना, उत्तल लेंस, है ना, ऐसा पढ़े हम लोग। तो हमसे सवाल क्या कहता है कि अवतल लेंस, क्या पूछा है, अवतल लेंस। तो जहाँ अवतल लेंस का सवाल आ गया तो अवतल लेंस के लिए दूर करने के लिए हम लोग जानते हैं कौन सा लेंस, निकट दृष्टि दोष जानते हैं। चलिए डियर, आगे की ओर अग्रसर होंगे, आगे की ओर बढ़ने का काम किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या होगा, सो आप देखने का काम करेंगे। आगे का सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है डियर। तो देखिए सर, ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन है, यह देख सकते हैं। एक मिनट, आप ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 10 के पावर, है ना, वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। और अब जो सवाल, एक छोटा सा सवाल है, न्यूमेरिकल है, जो है ना, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आधारित है। सवाल क्या कहता है कि 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो पार्श्व क्रम कहने का मतलब समांतर क्रम, और समांतर क्रम कहने का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है ना, 1 इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसा होता है। चलिए अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस पे सवाल बना देंगे, सबका मान 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, आप मान बैठा दीजिएगा। आंसर आएगा 6, है ना, आंसर आएगा 6/6, कट जाएगा, आंसर आएगा 1 ओम। क्या आएगा, 1 ओम आएगा, ठीक है। चलिए तो 12 का आंसर क्या होगा डियर, 12 का आंसर क्या होगा, 1 ओम। क्या होगा 12 का आंसर, 1 ओम। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल, फ्यूज को विद्युत युक्ति के किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो फ्यूज आप जानते होंगे कि इसको पार्श्व क्रम में ही जोड़ा जाता है। चलिए आगे की ओर, नेक्स्ट सवाल की ओर अग्रसर होंगे। यह इसमें कौन सा पदार्थ, इसमें क्या हो रहा है, सी का उपचयन हो रहा है कि सी का अपचयन हो रहा है, अपचयन। तो उपचयन कहने का मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना, और अपचयन कहने का मतलब ऑक्सीजन का घटना। तब बताइए बाबू, यहाँ रिएक्शन, यहाँ सी हुआ मतलब आप वहाँ जाके बढ़ गया, ऑक्सीजन आ गया इसके पास, मतलब वो क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्या हुआ, उपचयन हुआ। चलिए आगे की ओर बढ़ने का काम करेंगे। एक एक बच्चा जानता है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एक होता है बुझा हुआ, एक होता है बिना बुझा हुआ। तो बुझा हुआ का हो जाएगा, बुझा हुआ का हो जाएगा CaOH2, Ca⁻H2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होगा, बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होगा ये वाला होगा, सी वाला ऑप्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए निम्न में से कौन सा संक्षारण का उदाहरण है। देखिए लोहे में जंग लगना, आगे बढ़ेंगे, चांदी का काला होना, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है ना, तांबे की वस्तु का और हरा हो जाना, उपयोग सभी। तो जैसे कि देखिए ये सभी संक्षारण का एग्जाम्पल है। चलिए तो आगे फिर पुनः बढ़ते हैं। तो हम लोग देख लिए कि बुझा हुआ जो चूना है ना, उसका जो होता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र वो होता है Ca, वो क्या होता है CaOH2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ने का काम किया जाएगा। चलिए डियर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। गंधीय सूचक का उदाहरण है वेनिला, लौंग का तेल, प्याज, उपयोग सभी। तो जो गंधीय सूचक होगा वो सभी होगा, क्योंकि सभी से गंधीय सूचक, है ना, हम लोगों को एक क्या बोला जा सकता है, इसको इंडिकेटर का काम ये करता है ना। चलिए आगे की ओर बताएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि सोडियम लवण का परिवार है NaCl, Na2SO4, दो इनमें से कोई नहीं। तो एक बात बताते हैं, देखिए ये जो सोडियम लवण दोनों होगा तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए डियर आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। टमाटर में साइट्रिक अम्ल, इमली में साइट्रिक अम्ल, शायद यही गलत है, क्योंकि इमली में जो है बात किया जाए इमली में, तो इमली में देखिए गलती लिखा हुआ है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और यहाँ पे लिख दिया इमली में से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये बात गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। क्षार का उपयोग साबुन, ये तो होता ही है, चूँकि क्षार का प्रयोग साबुन होता ही है। अम्लीय वर्षा का pH मान, ये तो हर कोई जानता है कि अम्ल है डियर तो 7 से कम होगा, <7। तो हम लोगों का इस पर जो नज़र जो जाएगा, ये सवाल के लिए जो नज़र जाने की बात रहा
वह इमली में साइट्रिक अम्ल पाया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है। चलिए समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। एंटी एसिड का उदाहरण है, बताया जाए। एंटी एसिड किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा और उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं डियर। तो आप जानते हैं कि एंटी एसिड में ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अपच की स्थिति में ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि अपच की स्थिति में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एंटी एसिड का प्रयोग किया जाता है। चलिए डियर, ठीक इसी प्रकार से अपने लय को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। चलिए, कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक होता है डियर, इंसुलेटर। आपसे सवाल पूछा जा रहा है इंसुलेटर, तो देखो मेरे बाबू लोग, विद्यार्थी लोग, इंसुलेटर क्या होता है। लेड जो होता है वह, और देखा जाए है ना, लेड जो होता है, मरकरी एक धातु है डियर। लेड जो होता है यह एक विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। आगे बढ़ेंगे डियर, समय को ध्यान में रखते हुए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन निम्न में से कौन सा असत्य है। आयोडीन चमकीला धातु है, सही बात है। हीरा कठोर है, बिल्कुल सही बात है। गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है। थोड़ी सी दिक्कत आगे पीछे हो चुकी है, आप पेशेंस रखेंगे। पुनः हम आपको दे रहे, थोड़ा सा पीडीएफ में प्रॉब्लम हो चुकी है, पीडीएफ आगे पीछे हो चुका है। चलिए थोड़ी सी आप पेशेंस रखेंगे डियर। चलिए आगे का सवाल कहता है कि निम्न में से, तो देखिए डियर, हम एक बात बताते हैं। क्या बात बताते हैं कि गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है। ये गलत बात लिखा है, होता है। चलिए आगे आइए। निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो सबसे अधिक जो है इसमें से पोटेशियम, सबसे ज़्यादा पोटेशियम। आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, निम्न में से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो देखिए डियर, सिल्वर जो है और धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनेबार किस धातु का अयस्क है। तो सीनेबार जो होगा सीनेबार वो होगा मरकरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक का उदाहरण है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटेशियम डाइकार्बोनेट, उपरोक्त सभी। तो देखिए बाबू, ये होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। चलिए आगे बढ़ेंगे। वृक्क का तंत्र किससे संबंधित है। 28 नंबर, उत्सर्जन तंत्र से। चलिए आगे बढ़ेंगे। पौधों में भोजन का स्थानांतरण के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। तो जाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादा फार्मन पत्तियों को मुरझाने के लिए, तो पत्तियों को मुरझाने का काम ये करता है साइटोकाइनिन। चलिए आगे का काम करेंगे। वृक्क के संबंध किस तंत्र से है। तो वृक्क का संबंध उत्सर्जन तंत्र से है। चलिए जहाँ जीव का बात हो जाएगा, आँख मूंद के डार्विन पे टिक कर देना है, डार्विन पे। चलिए आनुवांशिकता का आधार क्या है। हर बच्चा जानता है कि डीएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक पोषी स्तर मतलब सब शाकाहारी को बोला था प्राथमिक पोषी स्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे। पारितंत्र में अजैव घटक कौन है। तो अजैव घटक मतलब जिसमें जान नहीं होता है, तो उस तापमान में भी नहीं होता, वर्षा में मिट्टी में भी नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओजोन परत का सर्वाधिक CFC, ओजोन परत का प्रभावित CFC। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं है। स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, जरूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना। देखिए सभी जो है इसमें कोई पर्यावरण का मित्र नहीं है ना। चलिए तो मतलब एक मिनट, सॉरी देख लेते हैं। स्कूल मोटरसाइकिल जाना, जरूरत नहीं पड़ने पर बिजली का स्विच बंद कर देना, कपड़े के थैले का उपयोग करना, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण का मतलब व्यवहार नहीं बतलाता है। देखिए कपड़े का तो थैला का प्रयोग कर सकते हैं, ये बात तो है, और ज़रूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच जो है ऑफ कर देंगे। यहाँ तक तो भी बात सही है। और स्कूटर मोटरसाइकिल चलना, इसमें सब कोई नहीं। देखिए सुविधा हो सके तो मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल से नहीं जाएंगे। यही एक पर्यावरण मित्र हम लोग के नहीं है, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करता है। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में। चलिए धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जैसा लगा होगा ज़रूर बताइएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ।